हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, वार्म वेलकम करते हैं आपके डॉन न्यूज़पेपर के एडिटोरियल एंड ओपिनियन के सेशन में। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस एंड जॉइनिंग अस। आई होप डियर एस्पिरेंट्स आपकी CSS 2027 की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। हमारा एग्जाम 27 जनवरी 2027 को होने जा रहा है और उसके लिए जो हमारे पास 6 मंथ बचे हैं। अब इन 6 मंथ के अंदर आपने एक चीज़ के ऊपर फोकस करना और वो चीज़ पता है क्या है? आपके टारगेट्स। जो भी आप पर डे के हिसाब से अपने टारगेट्स को फिक्स करते हैं, उन टारगेट्स को अचीव करने की कोशिश करनी है आपने। आज का काम आपने कल पर नहीं छोड़ना। देखें, अगर आप टारगेट्स डेली बेसिस के ऊपर अचीव करते जाते हैं, इससे होगा क्या? एक तो आपका सिलेबस भी कवर होता जाएगा और साथ साथ जो है आपकी प्रेपरेशन भी होती जाएगी। इसके अलावा माय डियर एस्पिरेंट्स, इस क्लास में हम डेली बेसिस के ऊपर करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, IR और ऐसे के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, उनमें चाहे ओपिनियंस हैं, एडिटोरियल्स हैं या हमारे आर्टिकल्स ही क्यों ना हो, इनके हम डिटेल्ड और एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन तो करते ही हैं, लेकिन इनका बैलेंस अप्रोच के साथ एनालिसिस भी करते हैं, जो हमारे CSS और PMS एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डियर एस्पिरेंट्स, इसके अलावा हमारा CSS 2027 के लिए ऐसे के पेपर के लिए एवेल्युएशन सेशन ऑलरेडी चल रहा है। आप इसकी डिटेल्स जो है वो स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, जो एस्पिरेंट्स सीरियस हैं और डेली बेसिस के ऊपर काम करना चाहते हैं, वो इस वैल्यूएशन सेशन को लाजमी ज्वाइन करें। देखिए, इस वैल्यूएशन सेशन के अंदर डेली बेसिस के ऊपर मल्टीपल असाइनमेंट्स भी दी जाएंगी आपको, ठीक है। इसके साथ साथ फुल फ्लज ऐसे के ऊपर भी काम करवाया जाएगा। आपकी ग्रामर की क्लासेस भी होंगी और ऐसे स्ट्रक्चर की भी क्लासेस होंगी आपकी, ठीक है। इस वैल्यूएशन सेशन को लाजमी ज्वाइन करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डियर एस्पिरेंट्स, अब हम डिस्कशन करते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर। लेकर उससे पहले आपको पता है कि हम एक लिटरेरी और फिलोसफिकल स्टेटमेंट को लाजमी डिकोड करते हैं, जो हमारे CSS और PMS के ऐसे के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। और दूसरी अगर चीज़ देखी जाए तो आपको मोटिवेट करना भी होता है। देखें, आज जो हमारे पास स्टेटमेंट रहने वाली है, यह है रूमी की। रूमी क्या कहता है बेसिकली कि इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ फ्रेंड हु इज फॉल्टलेस, वो कहता है कि अगर तुम एक ऐसा दोस्त ढूंढने निकलोगे जिसके अंदर खामियां ना पाई जाती हो, जो गलतियां ना करता हो, तो फिर क्या हो सकता है? यू विल बी फ्रेंडलेस, तो तुम अकेले रह जाओगे। देखिए, कहा क्या जा रहा है कि हर इंसान के अंदर खामियां और खूबियां दोनों चीजें पाई जाती हैं। तो हमें अगर किसी शख्स को दोस्त बनाना है, अगर किसी को एक्सेप्ट करना है, तो उसकी अच्छाइयों के साथ साथ उसकी खामियों को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। देखें, दूसरों के अंदर गलतियां ढूंढने की बजाय अगर इंसान खुद के अंदर खामियां ढूंढे ना, गलतियां ढूंढे, तो बहुत सारे मसाइल जो है ना वो खुद ब खुद जो है वो कहले का ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। दूसरों को जज मत करें, हमेशा अपने गिरेबान के अंदर झांक कर देखें कि मैं कहाँ कहाँ पर लैग कर रहा हूँ, कौन कौन सी मैं गलतियाँ करता हूँ। जो आप यहाँ पर ढूंढने निकले हैं कि एक अच्छा दोस्त मिल जाए हमें, एक अच्छा पार्टनर मिल जाए हमें, देखें उसकी खूबियों के साथ आपको खामियों को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ज़िंदगी ऐसे नहीं चल सकती। इंसान जो है ना खता का पुतला है, गलतियाँ हो जाती हैं इंसान से, बट इट डजंट मीन कि आप जो है यहाँ पर परफेक्शन ढूंढने निकल पड़े, क्योंकि आपने भी तो कभी गलतियाँ की होंगी ना, आपके अंदर भी तो कुछ खामियाँ पाई जाती हैं ना। हो सकता है सामने वाला शख्स भी कोई परफेक्ट पर्सन ढूंढ रहा हो, लेकिन आप उसके लिए परफेक्ट ना हो, क्योंकि आपके अंदर खामियां पाई जाती हैं और खूबियां पाई जाती हैं। तो इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो हमें अगर किसी को दोस्त बनाना भी है तो उसकी अच्छाइयों के साथ साथ उसकी खामियों को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप आपने स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड किया होगा। और अब हम डिस्कशन करते हैं हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर। देखें, आज हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे। एक है हमारे पास ओपिनियन इशरत हुसैन साहब की, और आपको पता है कि इशरत हुसैन साहब के जितने भी हमारे पास टॉपिक्स आते हैं, इनके ऊपर हम एनालिसिस करते हैं और ये हमारे एग्जाम ओरिएंटेड भी रहते हैं। आप इस तरह कह सकते हैं कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे हमारा करंट अफेयर है, चाहे हमारा पाकिस्तान अफेयर है, चाहे हमारा ऐसे का पेपर ही क्यों ना हो, ठीक है। तो टॉपिक क्या है? राइजिंग इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स, ठीक है। सेकंड टॉपिक जो हमारे पास रहेगा वो है यहाँ पर बेसिकली आर्टिकल है और ये बैक पेज का, इसके ऊपर भी एनालिसिस करने वाले हैं। देखिए, हो क्या रहा है कि यहाँ पर बोर्ड ऑफ पीस, जिसको हम यहाँ पर बोपी कहते हैं, बोपी एक पायलट ह्यूमैनिटेरियन जोन बनाने जा रहा है गजा के अंदर, ठीक है।
अब ये पायलट का मतलब क्या है, आजमाइशी तजर्बा किया जा रहा है कि ह्यूमैनिटेरियन जो है यहाँ पर जोन बनाया जाए और जिसके अंदर 10,000 पैलेस्टीनियंस को इजाज़त दी जाएगी, वो आकर रह सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर भी हम एक डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। ये एक कह लें कि गाजा के अंदर न्यू डेवलप होने जा रही है। ठीक है, सबसे पहले हम इनका ओवरव्यू ले लेते हैं थोड़ा सा और देन जो है हम डिटेल डिस्कशन करते हैं। देखें, ये दोनों टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, और अगर देखा जाए तो हमारे एसए के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, अब सबसे पहले अगर देखा जाए जो हमारे पास टॉपिक रहेगा इशरत हुसैन साहब का, वो कहते हैं कि राइजिंग इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स। कहा क्या जा रहा है कि शानदार रेंटियर मॉडल, ठीक है, क्या हमेशा जो है पाकिस्तान जिस तरह अगर देखा जाए पास्ट में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस किए हैं तो उनको दोबारा नहीं करना चाहिए। अब जाफर लॉर्ड क्रॉस्टफी की जो बुक है पाकिस्तान एट द क्रॉस रोड, आप पढ़कर देखें, उसके अंदर उसने कहा कि भाई पाकिस्तान जो हमेशा कभी ना कभी किसी का क्लाइंट रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो हमें इससे बाहर आना पड़ेगा, इस रेंटियर मॉडल से बाहर आना पड़ेगा जहां पर हमें बेल आउट्स प्रोग्राम भी मिलते हैं, फॉरेन एड्स भी मिलती हैं। ठीक है, तो इससे बाहर आना पड़ेगा। देखें, जिस तरह पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक रोल प्ले किया एज ए पीस मेकर, एज ए फैसिलिटेटर या एज ए मेडिएटर, अब ये सारी चीजें इसके अंदर है। अब ये चीजें तो हम डेली बेसिस के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हर टॉपिक जो अभी लिखा जा रहा है उसकी जो फाउंडेशन है, जो उसकी बुनियाद रखी जा रही है ना, वो सिर्फ पाकिस्तान की डिप्लोमेसी के ऊपर ही रखी जा रही है। और तकरीबन हर टॉपिक के अंदर हम एक ही चीज डिस्कस कर रहे होते हैं, और वो चीज क्या होती है यहां पर, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी। जिस तरह पाकिस्तान ने रीजन के अंदर एज ए डिप्लोमेटिक रोल प्ले किया और पूरे ग्लोबल लेवल के ऊपर जो है पाकिस्तान को सराहा जा रहा है। अब फाउंडेशन इसी चीज की रखी जा रही है और देन जो है आगे हम जो है टॉपिक के ऊपर डिबेट करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं बेसिकली कि पाकिस्तान ने जो जियोपॉलिटिकल से जियो इकोनॉमिक की तरफ शिफ्ट किया। ठीक है, तो यहां पर पाकिस्तान को इकोनॉमिक जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हासिल करना चाहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर अगर देखा जाए, एक तरफ ईरान है, एक तरफ टर्की है और एक तरफ है सऊदी अरेबिया। ठीक है, तो पाकिस्तान बेसिकली किस तरह अपने इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को हासिल कर सकता है, तकरीबन अगर देखा जाए, हमने हर प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो है वो डिबेट किए किसके ऊपर कि भाई इंटरनल इश्यूज के ऊपर काम करना पड़ेगा। यही बात है ना, क्या काम हम यहाँ पर अपनी फॉरेन पॉलिसी को एम्पावर या स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। ठीक है, अपने फॉरेन रिलेशंस को अगर स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट लेकर आना चाहते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी लेकर आना चाहते हैं, तो हमें इंटरनली स्ट्रांग होना पड़ेगा। लेकिन हम यहां पर बात कर रहे हैं रिलेशंस की। पाकिस्तान के जो फॉरेन रिलेशंस है इन तीन कंट्री के साथ होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है, और जो मैंने पहले अभी गिनवा दिए। ठीक है, सेकंड जो टॉपिक रहेगा हमारे पास बोपी का। भाई बोपी एक न्यू डेवलपमेंट करने जा रहा है गाजा के अंदर। अब ये वही बोपी है, बोर्ड ऑफ पीस है, जिसको बेसिकली यूएनओ के पैरेलल बोला जा रहा था और एक यूनिलैटरल एक्शन भी कहा गया किसकी तरफ से, यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से। ठीक है, तो अब अगर देखा जाए तो बोपी यहां पर जो है ह्यूमैनिटेरियन जोन बनाने जा रहा है, जिसको बोला जा रहा है पायलट प्लान। ठीक है, अब इसका मतलब क्या था, पायलट प्रोजेक्ट, आजमाइशी प्रोजेक्ट, कि चेक किया जाए कि यह मॉडल कामयाब हो सकता है या नहीं। लेकिन इसके ऊपर क्रिटिसिज्म हमें देखने को मिल रहा है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल जो एनालिस्ट है, जो एक्सपर्ट्स है, वो क्या कह रहे हैं इसके ऊपर कि ये जो ह्यूमैनिटेरियन जोन बनाया जा रहा है जहां पर पैलेस्टीनियंस को इकट्ठा किया जा रहा है और जो बाकी एरियाज है वो किधर जाएंगे, इसका मतलब है वो तो यहां पर इजराइल कब्जा कर लेगा। ऑलरेडी अगर देखा जाए तो 60% वो कवर कर चुका है। तो ये हमारे पास जो बेसिकली राफा एक्सपेरिमेंट होने जा रहा है, राफा के अंदर बनाया जा रहा है इसको। ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन जोन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, इसको आपने लाजमी नोट करना है। टेक्नोक्रेटिक गवर्नेंस की बात की जा रही है बेसिकली। अब अगर देखा जाए जो नेशनल कमेटी फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर गाजा अगर देखने को मिले, वो किसका पार्ट है, बोपी का पार्ट है। इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स किसका पार्ट है, बोपी का पार्ट है। अब बोपी के ऊपर हमने इन डेप्थ जो अपनी डिस्कशन की हुई है, जब इसके ऊपर हमें डेवलपमेंट्स होते हुए नजर आ रहे थे। ठीक है, अब ये ट्रंप का वही 20 पॉइंट्स है जो दिए गए थे
गजा प्लान के अंदर पीस लाने के लिए, सॉरी गजा के अंदर पीस लाने के लिए, ठीक है। उसी की बुनियाद के ऊपर क्या किया गया, बोपी को बनाया गया और रेजोल्यूशन कहां पर पास की गई, यूएनओ के अंदर पास की गई, ठीक है। तो इसके ऊपर भी डिबेट रहने वाली, बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीनेशनल पीस कीपिंग है एंड बोर्ड ऑफ पीस ट्रांजिशन प्लान, ठीक है। उसके बाद लास्ट में हमारे पास वोकैब रहेगी और वोकैब आपको पता ही है कि हम हर लेक्चर के अंदर लाजमी डिस्कस करते हैं। डॉन न्यूज़पेपर के जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं उनको हम इधर डिस्कस करते हैं विद 2 सिनोनिम्स 2 एंटोनिम्स। तो आप अपनी वोकैब कंपाइल कर सकते हैं डेली बेसिस के ऊपर एग्जाम के लिए, ठीक है। आई होप आपने इस चीज को अंडरस्टैंड किया होगा। और अब हम बढ़ते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक की तरफ। देखें, सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक रहने वाला है, शानदार रेंटियर मॉडल। इशरत हुसैन साहब ने यह टॉपिक लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइजिंग इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स। इनका एक और भी टॉपिक है, रेमिटेंसेस बून और बैन, जिसके ऊपर भी हमने डिटेल डिस्कशन की हुई है, ठीक है। वो ऐसे के पेपर के पॉइंट ऑफ से भी काफी इंपॉर्टेंट है, वो लाजमी लीजिएगा लेक्चर, ठीक है। उसके बाद है कन्वर्टिंग सॉवरेन बायलैटरल डिपॉजिट्स इनटू प्रोडक्टिव कैपिटल डिप्लोमेसी, सॉरी कैपिटल इक्विटी। अब यहां पर जो पाकिस्तान बेल आउट्स प्रोग्राम मिल रहा है या फॉरेन एड मिल रही है, तब पाकिस्तान को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, यहां पर प्रोडक्टिव कैपिटल इक्विटी में, पार्टनरशिप में कन्वर्ट करना चाहिए, ताकि जो हमने अपनी पॉलिसी को जियो इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट किया है उसके ऑब्जेक्टिव्स को हासिल किया जा सके। यह इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। सबसे पहले जो हमारे पास पॉइंट रहेगा, शिफ्टिंग फ्रॉम रेंट्रियलिज्म की बात की जा रही है टू प्रोडक्टिव डिप्लोमेसी। नो डाउट अभी डिप्लोमेसी जो हमें देखने को मिल रही है वो प्रोडक्टिव ही है, लेकिन मसला आ रहा है हमें इंटरनली, कि जितनी देर तक इंटरनली इश्यूज को ख़त्म नहीं किया जाएगा उतनी देर किस तरह जो है प्रोडक्टिव डिप्लोमेसी आपकी हो सकती है। हम दूसरों को अपनी मार्केट तक एक्सेस दे रहे हैं, दूसरों की मार्केट तक हमें एक्सेस क्यों नहीं मिल रही, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्शन नहीं है, हमारी इंडस्ट्री बंद पड़ी है। हम जो बात करते हैं ना एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ, यहाँ पर इशरत हुसैन साहब भी यही कहते नजर आते हैं, मलिया लोधी साहबा भी यही बात करते हैं कि भाई एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ होनी चाहिए। और भाई किस तरह होनी चाहिए, इंडस्ट्री आपकी बंद पड़ी है, प्रोडक्शन आपकी नहीं हो रही, आगे मार्केट तक अगर एक्सेस मिल भी जाती है तो आप क्या दोगे मार्केट्स को उनकी, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, इसको भी नोट करिएगा। अब अगर देखा जाए जियो पॉलिटिकल इन्फ्लेक्शन पॉइंट, जियो पॉलिटिक जो है ना एक अहम मोड़ पर है बेसिकली। अब इन्फ्लेक्शन का मतलब एक अहम मोड़ पर है, ठीक है। अब किस तरह इमर्जिंग यूएसए ईरान पीस नेगोशिएशंस प्रेजेंट अ यूनिक विंडो फॉर रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। अब हुआ क्या कि जब से ईरान और यूएसए के दरमियान में एग्रीमेंट हुआ है इलेक्ट्रॉनिकली, जिसको साइन किया गया है, और कह लें कि इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जिसको कहा जा रहा है, ठीक है। इसके ऊपर हम डिबेट कर चुके हैं, इसको यहाँ पर डिस्कस करने वाले नहीं है, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पर रीजन के अंदर हमें इकोनॉमिक इंटीग्रेशन देखने को मिल रही है, ठीक है। अब यहाँ पर हैविंग अर्न्ड ग्लोबल गुडविल एज ए मेडिएटर, पाकिस्तान की बात की जा रही है। मैंने कहा था ना कि अब हर टॉपिक की जो फाउंडेशन है, जो बुनियाद है, वो डिप्लोमेसी से ही की जा रही है, ठीक है। बाकी फिर आगे सारा एनालिसिस रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ अब ये मत समझिएगा कि ये रिपीटेड है, लेकिन जो आगे पॉइंट्स आने वाले वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान मस्ट अबैंडन इट्स हिस्टोरिकल एंड वीक रेंटियर स्टेट, जो मैंने यहाँ पर जैफर लॉर्ड क्रॉसटिफी की जो एग्जाम्पल दी है ना, पाकिस्तान एट द क्रॉस रोड, वो लाजमी पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो हमें रेंटियर मॉडल से बाहर आना पड़ेगा, जो हम फॉरेन एड्स के ऊपर यहाँ पर डिपेंडेंसी देखने को मिल रही है। फॉरेन जो है फाइनेंशियल एड एंड बेल आउट्स प्रोएक्टिवली रीपे एंड कन्वर्ट इट्स $12 बिलियन इन फ्रेंडली कंट्री कैश डिपॉजिट्स। अगर देखा जो हमारे पास $12 बिलियन हैं भाई, उनको भी जो है यहाँ पर वापस करने चाहिए किसी न किसी सूरत हाल में, और हमें अपने पाँव के ऊपर स्टैंड करना पड़ेगा। जितनी देर तक हम अपने पाँव पर खड़े नहीं होंगे गुजारा नहीं होगा। इस तरह की जो आर्जी हमें यहाँ पर कह लें कि तवज्जो मिल रही है ना रीजनल लेवल के ऊपर, ग्लोबल लेवल के ऊपर, इसको परमानेंस में जो है वो कन्वर्ट करना पड़ेगा। और किस तरह किया जा सकता है, जब आप इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करोगे, ठीक है, इंटरनली स्ट्रांग करना पड़ेगा।
ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर देखा जाए डोमेस्टिक रिफॉर्म्स प्री रिक्विजिट, अब देखा जाए तो डोमेस्टिक रिफॉर्म्स में क्या क्या होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे पास रहेगी इसके अंदर जो इंक्लूड है सबसे पहले पीस एंड सिक्योरिटी। अब पीस एंड सिक्योरिटी की बात की जाए तो टेररिज्म का सामना करना पड़ रहा है पाकिस्तान को, इसको भी खत्म करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर देखा जाए टैक्स रिफॉर्म की जरूरत है, ठीक है, रेगुलेटरी चेंजेस होनी चाहिए, अपने जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस है इनको एम्पावर करना पड़ेगा। इसके अलावा डिजिटल इकोनॉमी के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, ब्लू इकोनॉमी के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज नॉलेजेबल इकोनॉमी के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। आज अगर ईरान स्टैंड कर रहा है तो उसके पीछे रीजन पता है क्या? नॉलेजेबल इकोनॉमी, ठीक है। हमें जो वहां पर टेक्नोक्रेसी जो हमें देखने को मिल रही है मॉडर्न इरा के अंदर, ठीक है, जो हम टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करते हैं, गवर्नेंस की बात करते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर देखा जाए जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो है स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस। 800 बिलियन रुपए का लॉस हो रहा है एनुअली, उसको भी रोकना पड़ेगा, ठीक है, उसको भी काम करना पड़ेगा। एनर्जी की प्राइसेस एकदम से ऊपर जा रही हैं, लेवीज लगाई जा रही हैं इसके ऊपर, ठीक है, तो लेवी लगाई जा रही, तो इसको भी थोड़ा है जो है मेंटेन रखना पड़ेगा, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो उसके बाद अगर देखा जाए ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और करनी भी पड़ेगी। ये पॉइंट्स है बेसिकली यहाँ पर डोमेस्टिक रिफॉर्म्स, ठीक है। तो अब इसके अंदर आप देख सकते हैं, इसके अंदर तो कम है लेकिन मैंने सारे जो है वो काउंट करवा दिए आपको, वो आप लाजमी नोट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर टैक्स की बात की जा रही है, गवर्नेंस का साइज कम करना पड़ेगा, ठीक है, इसके एक्सपेंडिचर्स को कम करना पड़ेगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद प्राइवेटाइजिंग की बात की जा रही है, स्टेट और इंटरप्राइजेस की, जो मैंने अभी बोला कि 800 बिलियन रुपए का लॉस हो रहा है, इसको कम करना पड़ेगा। एंड मॉडर्नाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स अंडर इट्स IMF प्रोग्राम। आपको पता है कि बजट जो भी आपका पेश किया गया किसकी कंडीशन पर किया गया? IMF की कंडीशन पर किया गया, ठीक है। तो यहां पर इस बजट को जो प्रेजेंट किया गया तो इससे पाकिस्तान को फायदा उठाना चाहिए, ना कि जो है सेकंड टाइम भी जो है वो IMF की कंडीशन को मानकर बजट बनाया जाना चाहिए। अब ये चीज भी यहां पर इशरत हुसैन साहब ने कही थी अपने प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर, ठीक है, हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। उसके अलावा अगर देखा जाए मैक्सिमाइजिंग द टेक्नोक्रेटिक ओपनिंग इन ईरान। अब यहां पर हमारे पास 3 केस स्टडी रहेंगे कि पाकिस्तान बेसिकली अपने पांव पर किस तरह खड़ा हो सकता है, प्रोडक्टिव डिप्लोमेसी जो हमें किस तरह देखने को मिल सकती है। 3 कंट्री हैं इस वक्त जिनके साथ पाकिस्तान के रिलेशंस अच्छे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले अगर रिलेशन देखा जाए सऊदी अरेबिया के साथ, ईरान के साथ और टर्की के साथ। अब टर्की का रिलेशन जो है हम ऑलरेडी अपने एक लेक्चर छोड़कर उससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं रिलेशंस को, ठीक है। उसके बाद हमने इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी डिस्कशन की थी और उसका भी हवाला किसका दिया था? हमने टर्की का दिया था, ठीक है। कि बार बार जो है लीडरशिप अगर बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर रही है, खाली बातों से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिकली इंटरनल इश्यूज को खत्म करना पड़ेगा। अगर हम खत्म करते हैं तो सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉस्पेरिटी को इंश्योर करवा सकते हैं पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब अगर देखा जाए मैक्सिमाइजिंग की बात की जा रही है टेक्नोक्रेटिक ओपनिंग इन ईरान, तो मॉडर्न इरा के अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है बेसिकली कि ईरान के अंदर टेक्नोक्रेटिक गवर्नेंस देखने को मिल रही है। सारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स अगर देखा जाए तो PhD होल्डर, ठीक है। तो ये अब वो ट्रेडिशनल जो आइडियोलॉजीज थी उससे हटते जा रहे हैं, क्योंकि अगर देखा जाए ना स्टेम एजुकेशन, तो स्टेम एजुकेशन पाकिस्तान से ईरान कहीं गुना आगे है, क्योंकि जो एजुकेशन अगर देखी जाए जो साल के पाकिस्तान की तरफ जो 4 लाख या 5 लाख ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं उनमें से 1 लाख या 1,20,000 या 50,000, लेकिन वहां से अगर 3-4 लाख निकल रहे हैं ना तो उनमें से अगर देखा जाए तो 2.5-3 लाख से ऊपर जो है तादाद स्टेम एजुकेशन की है। अब स्टेम एजुकेशन क्या है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स या मैनेजमेंट भी आप कह सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर सबसे आगे आज वो स्टैंड कर रहा था ना, इतनी लंबी वॉर लड़ने के बाद, लंबी तो नहीं कहेंगे लेकिन फिर भी तो 4 मंथ हमें देखने को मिली ना, तो देखा जाए तो वो स्टैंड कर रहा था। हालांकि 2 कंट्री थे, एक तरफ इजराइल और एक तरफ USA, फिर भी वो स्टैंड कर रहा था। टॉप लीडरशिप जो है यहाँ पर जो है वो आपकी मारी जा चुकी थी, लेकिन फिर भी वो स्टैंड कर रहा था। उसका स्ट्रक्चर इस तरह का बिल्ड हुआ पड़ा है, ठीक है।
तो हमें स्टेम एजुकेशन के ऊपर भी फोकस करना चाहिए, हम उस तरफ चले गए। लेकिन अब बात करने वाले हैं यहाँ पर अप्रैग्मेटिक बायलैटरल रीसेट की बात की जाए। देखो अभी ईरान को भी ज़रूरत है, ठीक है। ईरान ने कहा कि जो अभी टेक्नोक्रेटिक गवर्नेंस ने यही कहा कि भाई अगर इकॉनमी वीक होती है ना, अगर इकॉनमी यहाँ पर इकोनॉमिक स्टैग्नेशन होती है ना, तो ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा इशू है, बेसिकली ये कहा जा रहा है। बाकी मैंने ओवरव्यू दिया था बेसिकली चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए। तो टेक्नोक्रेटिक गवर्नेंस ने एक बात क्लियर कर दी कि भाई जितनी देर तक हम इकोनॉमिकली अगर स्ट्रांग नहीं हो गए उतनी देर तक हम अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है मेंटेन नहीं रख पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज बेसिकली यहां पर कही जा रही है। तो ईरान को भी यहां पर पाकिस्तान की जरूरत है, क्योंकि एक तरफ जो है रीजन के अंदर जो है अगर देखा जाए तो उसका कंपटीशन भी चल रहा है, इजराइल के साथ ऑलरेडी वॉर चल रही है, दूसरी तरफ अगर देखा जाए अफगानिस्तान से साथ नहीं बन रही। तो पाकिस्तान के लिए क्यों जरूरी है ईरान, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को भी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आज फिर ओवरव्यू लेंगे। और ईरान को क्यों जरूरत है पाकिस्तान की, इस चीज को भी अंडरस्टैंड करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए हमारे पास यहाँ पर है टारगेटेड कमर्शियल स्ट्रैटेजीज, ठीक है। तो पाकिस्तान मस्ट लेवरेज दिस शिफ्ट टू एक्सपैंड बायलैटरल ट्रेड फ्रॉम 3 बिलियन टू टारगेट $100 बिलियन, जो बात की गई है कि $100 बिलियन की तरफ जाना भाई 2028 तक, ठीक है। तो अब अगर देखा जाए तो ईरान के साथ भी जो है हमें अपने रिलेशंस को बिल्ड करना पड़ेगा, ताकि जो हमने यहाँ पर फिक्स किया है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक गेन का, उसको हासिल किया जा सके। मतलब अगर रीजन के अंदर पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे होंगे तो यहाँ पर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ हो सकते हैं, क्योंकि एक तरफ अफगानिस्तान बैठा है, एक तरफ जो है इंडिया बैठा है, तो एक तरफ हमारे पास चाइना आएगा थोड़ी थोड़ी बाउंड्री के साथ, सबसे ज़्यादा अफगानिस्तान का एरिया, इधर से इंडिया का एरिया। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो रीजन के अंदर जो पाकिस्तान की स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, इसकी इंपॉर्टेंस है, तो लेकिन इसका इंपॉर्टेंस का फ़ायदा उठाना चाहिए, जो यहाँ पर देखने को मिले। एक्सपोर्टिंग हाई एडवांटेजेस कमोडिटीज, राइस, मीट, टेक्सटाइल एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स पाकिस्तान प्रोवाइड कर सकता है। डिप्लॉइंग कोस्ट इफेक्टिव इंजीनियरिंग, लॉजिस्टिक्स एंड लेबर फोर्स टू असिस्ट ईरान पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन। बात की जा रही है रिकंस्ट्रक्शन और रिहेबिलिटेशन की ईरान की। तो पाकिस्तान की तरफ से जो बड़ी इंजीनियरिंग कंपनीज है या लॉजिस्टिक्स जो कंपनीज है वो भी यहाँ पर हिस्सा ले सकती हैं ईरान की रिकंस्ट्रक्शन करने में, ठीक है। उसके बाद है ऑपरेशनलाइजिंग 6 बॉर्डर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पाकिस्तान का ऑब्जेक्ट होगा ये है कि सेंट्रल एशिया का जो कनेक्टिविटी है वो ईरान के जरिए की जा सकती है, जो कि अफगानिस्तान के पॉइंट से अगर देखा जाए तो इम्पॉसिबल देखने को मिल रही है। उसकी वजह क्या है कि अफगानिस्तान को लेकर ऑलरेडी टेररिज्म है, तो पाकिस्तान को सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। तो इसको किस तरह खत्म किया जा सकता है कि ईरान यहाँ पर पाकिस्तान क्या करे, ईरान के साथ कनेक्टिविटी करे और सेंट्रल एशिया के जो 6 कंट्रीज है उनके साथ अपने रिलेशंस बिल्ड करे और कॉरिडोर्स यहाँ पर बनाए जाए, रोड्स बनाई जाए, रेलवे जितने भी है यहाँ पर रेलवेज वगैरह के ऊपर काम किया जाना चाहिए। तो रोड्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर्स वगैरह यहाँ पर बनाए जाने चाहिए और कॉरिडोर तो इसके अंदर इंक्लूड ही रहेगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा पाकिस्तान को, ठीक है। तो ये चीज भी है, तो ईरान के साथ रिलेशंस बनते हैं, ठीक है, ताकि कनेक्टिविटी हो सके यहाँ पर, ठीक है, ईरान के जरिए सेंट्रल एशिया तक। उसके बाद है अगर देखा जाए तो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा पीस पाइपलाइन। अब पीस पाइपलाइन अगर देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज पाकिस्तान का वो प्रोजेक्ट पीस पाइपलाइन अगर आज कंप्लीट होता तो एनर्जी क्राइसिस का हमें सामना ना करना पड़ता। तो पीस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि टॉपिक का तो ऑलरेडी कह ले के पेंडिंग में पड़ा है अफगानिस्तान के अंदर, कह ले के यहाँ पर हाल आपके सामने ही, ठीक है। तो ये चीज़ भी है। उसके बाद अगर देखा जाए टर्की के साथ रिलेशंस किस तरह हो सकते हैं, डीपनिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड डिफेंस टाइज विद टर्की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रैटेजिक रीलोकेशन की अगर बात की जाए, पार्टनरशिप बायलैटरल टारगेट सेम टू स्केल फ्रॉम 1 बिलियन टू 5 बिलियन डॉलर तक करने की बात की जा रही है, ठीक है। जितने भी ट्रेड बैरियर्स हैं उनको ख़त्म किया जाएगा, ठीक है। पाकिस्तान को चाहिए यहाँ पर बेसिकली जो कोच कंपनी है या अस्बांजी जो कंपनी है, टर्किश कंपनीज है बड़ी बड़ी इंटरनेशनल, उनको जो है यहाँ पर इन्वाइट किया जाए और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए बोला जाए, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इसके अलावा ये किसकी बात की जा रही है, बेसिकली यहाँ पर किस फील्ड में, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेस टू पाकिस्तान स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। तो जो पाकिस्तान के स्पेशल इकोनॉमिक जोन है इसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट करने का जो है मौका दिया जाना चाहिए टर्किश कंपनीज को। तो इस तरह जो है यहाँ पर बायलैटरल रिलेशंस को बढ़ाया जा सकता है और जो 5 बिलियन डॉलर तक ट्रेड की बात की जा रही है उसको भी बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट रहेगा डिफेंस इंडस्ट्रियल इंटीग्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि टर्की भी अगर देखा जाए तो अपने ड्रोन्स बना रहा है, बेच भी रहा है,
तो पाकिस्तान भी यहाँ पर लेता है। तो अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को डिफेंस टू डिफेंस यहाँ पर रिलेशंस होने चाहिए, इंडस्ट्री के ऊपर फोकस करना चाहिए। उसकी रीज़न क्या है कि अगर देखा जाए तो इंडस्ट्री जो मिलिट्री है, टर्की की मिलिट्री बहुत से ज़्यादा एक्सपर्ट है और हमें प्रोफेशनल जो है देखने को मिलती है, और सेकंड लार्जेस्ट नाटो के अंदर जो मिलिट्री है टर्की की। तो पाकिस्तान को यहाँ पर डिफेंस टू डिफेंस रिलेशंस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो जितने भी टेक्नोलॉजी आगे हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह देखने को मिल रही है, और जिस तरह टर्की ने वो मॉडल अडॉप्ट किया, तो पाकिस्तान को भी वही यहाँ पर अडॉप्ट करना चाहिए, ठीक है, और उसके साथ मिलकर काम करना चाहिए। थर्ड नंबर पर हमारे पास रहेगा कन्वर्टिंग डेट इक्विटी टू सऊदी अरेबिया। जो हम यहाँ पर बार बार सऊदी अरेबिया से जो है यहाँ पर एड ले रहे हैं या फंड ले रहे हैं, भाई उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पार्टनरशिप में। इक्विटी का मतलब होता है किसी को यहाँ पर क्या करना, अपने इक्वल लेकर आना, बराबर जाना। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पाकिस्तान को भी जो है वो यहाँ पर पार्टनरशिप में जो इंक्लूड होना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी अगर देखा जाए तो सऊदी अरेबिया के साथ पाकिस्तान का स्ट्रैटेजिक डिफेंस पैकेट भी साइन हुआ पड़ा है, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा माय डियर एस्पिरेंट्स, सबसे पहले जो पॉइंट रहेगा ओवरकमिंग प्रोजेक्ट्स स्टैग्नेशन। जब यहाँ पर 2021 के अंदर वली अहद आते हैं पाकिस्तान, तो वो कहते हैं कि भाई आपको फोकस करना चाहिए किसके ऊपर, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के ऊपर, और यहाँ पर मॉडर्न राइफनरी प्रोजेक्ट्स के ऊपर फोकस करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी। अगर देखा जाए तो जो हमारे पास गवादर है, तो गवादर के अंदर जो है यहाँ पर रिफाइनरीज जो है पेट्रोलियम कह लेकर रिजर्वर्स होने चाहिए, रिजर्वर्स बनाने चाहिए ताकि यहाँ पर स्टोर किया जा सके। और ये बात हम पहले भी एक लेक्चर में कर चुके हैं कि पाकिस्तान को जो है यहाँ पर बड़े बड़े रिजर्वर्स बनाने चाहिए, क्योंकि गल्फ स्टेट्स को अभी रिजर्वर्स की ज़रूरत है, ठीक है, स्टोर करने की ऑयल एंड गैस को। तो यहाँ पर अगर पाकिस्तान ये अपॉर्चुनिटी जो है देता है उनको, तो यहाँ पर पाकिस्तान को भी फ़ी मिल सकती है और बहुत सारा यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, ठीक है। एक चीज़ ये भी है स्ट्रक्चरल फाइनेंशियल कन्वर्जन की, रादर दैन रिटेनिंग टेम्परेरी फाइनेंशियल सपोर्ट स्ट्रक्चर, पाकिस्तान शुड कन्वर्ट सऊदी अरेबियाज एग्जिस्टिंग सेंट्रल बैंक कैश डिपॉजिट डायरेक्टली इनटू इक्विटी पार्टिसिपेशन, ठीक है, इन द राइफनरी प्रोजेक्ट्स है। उसके बाद डोमेस्टिक डाउनस्ट्रीम मैन्युफैक्चरिंग की वैल्यू है। उसके बाद रेड्यूसिंग इंपोर्ट डिपेंडेंस, ठीक है, इसको भी कम किया जा सकता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि पाकिस्तान बेसिकली जो राइजिंग इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो किस तरह हासिल हो सकते हैं या किस तरह हमें देखने को मिल सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हमने यहाँ पर डिस्कस की, एनालाइज की, तो ये आपने लाजमी नोट करनी, ठीक है। तीनों ये आप ये समझ रहे हैं कि ये सजेशंस हैं, ये रेमेडीज़ हैं जो आप ऐड करेंगे ताकि हम एक प्रोडक्टिव डिप्लोमेसी की तरफ जा सकते हैं। अगर बात की जाए फॉरेन पॉलिसी को किस तरह स्ट्रेंथन किया जा सकता है, तो इस तरह आप पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। फॉरेन रिलेशंस अगर पाकिस्तान के अच्छे हैं तो, ठीक है, फ्रेंडली है तो, और करने भी चाहिए। अब बात करते हैं सेकंड टॉपिक, रफा एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है बेसिकली बोपी की तरफ से, बोर्ड ऑफ पीस की, ठीक है। देखिए इसके ऊपर ऑलरेडी हम इन डेप्थ में डिस्कशन कर चुके हैं, डिटेल डिस्कशन की, इतनी हमने इसके ऊपर डिस्कशन की है तो बोरिंग ही होने लग पड़ी थी कि डेली बेसिस के ऊपर एक ही टॉपिक बोपी जिस तरह हमें जो है यहाँ पर कह लें कि मिडिल ईस्ट के अंदर ये वॉर देखने को मिली यूएसए और ईरान के दरमियान में, ठीक है, इसको भी हमने इन डेप्थ डेली बेसिस के ऊपर कोई भी डेवलपमेंट हो रही है हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो बोपी के अंदर एक जो है बोपी एक न्यू डेवलपमेंट करने जा रहा है बेसिकली गजा के अंदर, और बात की जा रही है यहाँ पर पायलट ह्यूमैनिटेरियन जोन की, आजमाइशी जो यहाँ पर कह लें कि ह्यूमैनिटेरियन जोन बनाया जा रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हो सकता है, इस चीज़ को देखेंगे, क्रिटिसिज्म क्या है इसके ऊपर, इसको अंडरस्टैंड करेंगे क्या हो सकता है अगर ये ह्यूमैनिटेरियन जोन अगर बनाया जाता है तो इसके रेपरकशंस क्या हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर देखा जाए स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ द पायलट ह्यूमैनिटेरियन जोन, तो पहले जिस चीज़ को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, एस्टैब्लिशमेंट एंड लॉजिस्टिक्स। यूएसए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, बोपी इज प्लानिंग अ पायलट humanitarian zone in Rafah, southern Gaza, basically designed to voluntarily accommodate 10,000 of यहाँ पर कह सकते हैं वेटेड का मतलब होता है यहाँ पर जांच पड़ताल करने के बाद पैलेस्टीनियंस को यहाँ पर रहने दिया जाएगा, गैर मुसल्लह अफराद को, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है कि जो ह्यूमैनिटेरियन जोन बनाया जा रहा है भाई इसके अंदर 10,000 पैलेस्टीनियंस रह सकते हैं आकर, ठीक है, गैर मुसल्लह। अब यहाँ पर देखा जाए ट्रांजिशनल गवर्नेंस लॉन्च पैड की बात की जा रही है कि नेशनल कमेटी फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव जो है ऑफ गजा, ये भी बेसिकली कह लें कि बोपी के स्ट्रक्चर का हिस्सा है, पार्ट है बेसिकली ये, ठीक है। इसके अंदर सारे टेक्नोक्रेट्स हैं, किसके बेसिकली पैलेस्टाइन के जितने भी टेक्नोक्रेट्स हैं वो सारे गवर्नेंस के अंदर है, ठीक है।
और इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स भी जो है वो कह ले के बोपी के स्ट्रक्चर का पार्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ है। आ न्यूली फॉर्म्ड कमेटी ऑफ पैलेस्टीनियंस टेक्नोक्रेट्स डेजिग्नेटेड टू अज्यूम डे टू डे सिविलियन गवर्नेंस अंडर ट्रम्प्स 20 पॉइंट पीस प्लान, ठीक है, जो यहाँ पर गजा के लिए इंट्रोड्यूस करवाया गया था अक्टूबर के अंदर, और बाद में जो यह कह ले के बोपी बना, ये किसकी रेजोल्यूशन से, यूएनओ की, ठीक है। उसके बाद है सिक्योरिटी आर्किटेक्चर एंड वेटिंग, वेटिंग का मतलब होता है जांच पड़ताल, ठीक है, इस चीज़ के बारे में बात की जाए। अब सबसे पहले देखा जाए अगर मल्टी नेशनल बफर फोर्स की अगर बात की जाए, देखें, टू कीप टेरिटरी सेपरेटेड फ्रॉम इजरायली मिलिट्री। अब यहाँ पर जो ये ह्यूमैनिटेरियन जोन बनाया जा रहा है, इससे इजराइल का कोई लेना देना नहीं है, इस सिटी से दूर रहेंगे। अब इस चीज़ को आपने अंडरस्टैंड करना है कि हो क्या रहा है और कहा क्या जा रहा है। अब ये सिटी तक नहीं आएंगे, ठीक है, उसके बाद सिटी तक नहीं आएंगे। सिक्योरिटी विद इन द पायलट जोन विल भी, अब जो सिक्योरिटी जो होगी पायलट के अंदर, जो आजमाइशी जो प्रोजेक्ट है या जोन है, उसके अंदर कौन प्रोवाइड करेगा, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स, जो बोपी के स्ट्रक्चर का पार्ट है, ये भी, ठीक है। उसके बाद क्या रहेगा, उसका फ्लड लाइटिंग मल्टीनेशनल पीस कीपिंग बॉडीज ऑपरेटिंग अंडर द बोर्ड ऑफ पीस, ठीक है। उसके बाद विद इनिशियल ट्रूप्स कमिटमेंट्स फ्रॉम मोरक्को है, इसके अंदर कोसोवो है, अल्बानिया है और काजाकिस्तान इसके अंदर शामिल है। 4 कंट्रीज शामिल है इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स जो बनाने के लिए रेडी हुए हैं, ठीक है। उसके बाद है मिलिटेंट एक्सक्लूजन कंट्रोल। तो अब अगर देखा जाए जो नेशनल कमेटी यहाँ पर की बात की जाए, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ गाजा बैक्ड लॉजिस्टिकली बाय आईएसएफ, तो आईएसएफ इसको सपोर्ट करेगा, ठीक है। जितने भी टेक्नोक्रेटिक यहाँ पर कह लेके हमें गवर्नेंस देखने को मिल रही है पैलेस्टाइन के, ठीक है। तो ये टेक्नोक्रेट्स बेसिकली पैलेस्टाइन की बात की जा रही है, उनके जो टेक्नोक्रेट्स है, ठीक है, वेल इंडिपेंडेंटली रन एक्सेस कंट्रोल चेक पॉइंट्स एंड स्ट्रिक्ट स्क्रीनिंग मैकेनिज्म। अब इसका मकसद क्या होगा एनसीएजी का, इसका पर्पज़ होगा कि इसने यहाँ पर स्क्रीनिंग करनी है और पैलेस्टीनियन जितने भी हैं उनकी एंट्री के ऊपर काम करना, और इसको सपोर्ट कौन करेगा, आईएसएफ करेगा, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पर द इजरायली मिलिट्री, जो यहाँ पर इजरायली जो डिफेंस फोर्सेज है वो इससे दूर रहेंगी। वेल जीरो कॉन्टैक्ट विद सिविलियन पॉपुलेशन, जीरो कॉन्टैक्ट, इनके साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो। नो रोल इन एग्जीक्यूटिंग दीज सेफ्टी जोन्स, कोई रोल यहाँ पर एग्जीक्यूटिव के अंदर रोल नजर नहीं आएगा इजराइल का, ठीक है। पॉलिटिकल स्टैग्नेशन एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन, अब इस चीज को आपने अंडरस्टैंड करना है। देखें, डिस्पाइट ऑफ प्रायर ट्रूस एग्रीमेंट की बात की जा रही है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ द यूएसए बैक्ड ट्रांजिशन प्लान हैज स्टॉल्ड फॉर मंथ्स, ठीक है, लिविंग द टेक्नोक्रेट एंड सीएजी स्टक इन कैरियो। यहाँ पर अगर देखें तो ये जो हमें कमेटी देखने को मिल रही है एनसीएजी, ये अभी तक कैरो के अंदर है, जो कैपिटल है इजिप्ट का, काहिरा के अंदर। अभी इसको जो है यहाँ पर पैलेस्टाइन के अंदर जो है इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। अभी ये कहाँ पर है, बेसिकली इजिप्ट के अंदर, ठीक है, कैरो के अंदर। उसके बाद हमारे पास देखा जाए अगर नेक्स्ट है, मीनवाइल इजरायली फोर्सेस क्या करें, हैव स्टेडली एक्सपेंडेड देयर ऑपरेशनल फुटप्रिंट करंटली कंट्रोलिंग ओवर 60% ऑफ गाजा स्ट्रिप। तो अगर देखा जाए तो अब भाई एक जोन में जब सबको ही कन्वर्ट कर दिया जाए तो बाकी एरिया कहाँ पर जाएगा, 60% तो ऑलरेडी यहाँ पर इजराइल ने कब्जा करके रखा हुआ है। तो ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। हमास की बात करते हैं भाई, हमास एडमिनिस्ट्रेशन जिसको बोला जाता है प्रॉक्सी ग्रुप। लेबनान के अंदर कौन है, हिजबुल्ला, हमास के अंदर पैलेस्टाइन के अंदर कौन है, हमास, और यहाँ पर यमन के अंदर कौन है, हौदीस। सबको बोला जा रहा है कि भाई ये जो है ना वो कह के ईरान जो है प्रॉक्सी ग्रुप्स को सपोर्ट करता है, ठीक है, बैक सपोर्ट करता है, तो ये कहा जा रहा है। तो अब हमास जो एडमिनिस्ट्रेशन 2007 के अंदर बनाई गई थी वो यहाँ पर डिसॉल्व हो रही है, और उसकी जगह पर किसको मौका मिल जाएगा, यहाँ पर एनसीएजी को, नेशनल कमेटी फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ गाजा, ठीक है, जिसकी हम बात कर रहे हैं। वो किसका पार्ट है, वो बोपी का पार्ट है, ठीक है। सिविल गवर्निंग बॉडी टू yield अथॉरिटी टू इनकमिंग टेक्नोक्रेटिक कमेटी स्टेप बोर्ड ऑफ पीस नोटेड विद caution and Israeli dismissed स्टंट। लीगल कॉन्ट्राडिक्शन की बात की जा रही है, ह्यूमैनिटेरियन कटिंग, देखें इंटरनेशनल डेविएशन की बात की जा रही है। भाई अगर आप ह्यूमैनिटेरियन जोन बना रहे हो, सब लोगों को उधर ट्रांसफर कर दोगे, शिफ्ट कर दोगे, तो जो बाकी एरिया बचेगा पैलेस्टाइन का वो किधर जाएगा, वो किसके कंट्रोल में होगा। इट मीन्स यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि इस तरह तो इजराइल यहाँ पर अपने टेरिटोरियल एक्सपेंशन कर लेगा, वो सारा कब्जा वो कर लेगा। 60% तो ये कहा जा रहा है कि भाई वो कब्जा करके बैठा हुआ है, ठीक है, ये चीज़ बेसिकली कही जा रही है, ठीक है। ब्लूप्रिंट फॉर क्लोज्ड एक्सेस कंट्रोल्ड ह्यूमैनिटेरियन जोन हैज मेट फीरियस रेजिस्टेंस फ्रॉम इंटरनेशनल डिप्लोमेट्स एंड एनजीओ ऑफिशियल, जितने भी हैं उनकी तरफ से रेजिस्ट किया जा रहा है।
who warned that isolating civilians inside restricting sectors is fundamentally incompatible international law के बिल्कुल अगेंस्ट है। ठीक है, उनको यहाँ पर बंद कर दिया जाएगा, एक जगह पर क्या किया जाएगा, क्लोज कर दिया जाएगा। बताओ, कंट्रोल किया जाएगा तो फिर क्या बचेगा, ISF पहले जो उसको जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, तो बाकी एरिया फिर कहाँ पर जाएगा, गजा वाला। इसका मतलब वो सारा कंट्रोल किसके अंदर, किसका होगा, इजराइल का। 60% तो ऑलरेडी ले चुका है। रिस्क ऑफ फ्रैक्शनल डिस्प्लेसमेंट की अगर बात की जाए तो ये कहा यह जा रहा है कि ह्यूमैनिटेरियन एक्सपर्ट्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर फसाद ऑफ प्रोग्रेस, सिर्फ तरक्की का दिखावा किया जा रहा है, ज़ाहरी तरक्की की बात की जा रही है। गजा के अंदर रिहैबिलिटेशन रिकंस्ट्रक्शन की जो बात की जा रही है, ठीक है, तो अब रिकंस्ट्रक्शन या रिहैबिलिटेशन जो गाजा के अंदर की जा रही है वो एक ज़ाहरी तौर पर नजर आ रही है। इस तरह तो जो ह्यूमैनिटेरियन जोन बनाया जा रहा है, सारे पैलेस्टीनियंस को एक जगह पर इकट्ठा करो और बाकी एरिया छोड़ दो, भाई कौन आएगा यहाँ पर, इजराइल आ जाएगा। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था, इसके अंदर जो डेवलपमेंट हुई है वो आपने लाजमी नोट करनी है। ठीक है, और अब हम बात करते हैं अपने इंपॉर्टेंट वर्ड्स की, और आप इन वर्ड्स को जो है वो नोट कर सकते हैं और करना भी चाहिए। जो हमारे CSS के जो इंग्लिश का जो पेपर है प्रेसी का, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और राइटिंग स्किल के अंदर इन वर्ड्स को आपने यूज़ भी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास वर्ड रहेगा इधर, स्कटल्ड। स्कटल्ड बहुत ईजी वर्ड है। स्कटल्ड मीन्स होता है डेलिबरेटली काज्ड टू फेल, जो जानबूझकर जो है क्या करना है, जो है वो फेल की वजह बन जाना या किसी को नाकाम बना देने को भी बोला जाता है। अबंडन आर सिंक रियूंड अ प्लान आर प्रोजेक्ट होता है क्या कि या किसी के मंसूबे को नाकाम बना देना, सबोटैश कर देना, तबाह कर देना उसको। ठीक है, तो इसका सिमिलर मीनिंग क्या बनेगा, सबोटैश या थवाटेड, कोई काम हो रहा है तो उसको नाकाम बना देना। ठीक है, उसके बाद उल्टा क्या बनेगा, इसका ऑपोजिट मीनिंग एडवांस्ड या प्रमोटेड। सेकंड वर्ड हमारे पास क्या रह गया यहाँ पर, बहुत इजी वर्ड है, जैसा आपको पता चला ग्रैंडियोज। ग्रैंडियोज मीन्स क्या होता है, इंप्रेसिव इन अपीयरेंस, जो ज़ाहरी तौर पर क्या लगता है, दिलकश लगता है, आप इस तरह कह सकते हैं, बट ऑफन अनरियलिस्टिक भी हो सकता है, एग्जैजरेटेड। ठीक है, तो आलीशान या शानदार को भी बोल सकते हैं, जो देखने में दिलकश लगता है। तो इसका सिमिलर मीनिंग क्या बनेगा, मैग्निफिशिएंट या एक्सट्रावेगेंट, आप इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एक्सट्रावेगेंट। ऑपोजिट क्या बनेगा, मोडेस्ट या हम्बल। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर, कैंडिडेसी। कैंडिडेसी मीन्स क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास द स्टेट ऑफ बीइंग, यहाँ पर कैंडिडेट फॉर पोजीशन और ऑफिस को बोला जाता है। कैंडिडेसी का मतलब क्या होता है, जो यहाँ पर क्या लगे उम्मीदवार को बोला जाता है, उसको है ना, उम्मीदवार को सॉरी हम बोल सकते हैं यहाँ पर। नॉमिनेशन या एप्लीकेशन, ऑपोजिट क्या बनेगा, विदड्रॉल या डिसक्वालिफिकेशन, आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, क्वेजिकल। क्वेजिकल मीन्स क्या रहेगा, शोइंग क्यूरियोसिटी बोल सकते हैं, पजलमेंट, माइल्ड अम्यूजमेंट, एकदम से हैरान कर देने वाला या सवालिया अंदाज में आप बोल सकते हैं। ठीक है, पजल्ड या इनक्यूजिटिव, ऑपोजिट क्या बनेगा, सल्टन या आप बोल सकते हैं इनडिफरेंट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर, प्रोट्रूड। प्रोट्रूड बहुत इजी वर्ड है, टू स्टेक आउट एक्सटेंडेड बियॉन्ड अ सरफेस। बेसिकली क्या होता है, बाहर निकलना या उभरने को बोला जाता है। ठीक है, आप सतह से कह रहे हैं कि यहाँ पर उभरना या बाहर निकलना। ठीक है, तो प्रोजेक्ट या जेट बोल सकते हैं, ऑपोजिट क्या बनेगा, रेसिड या रेट्रैक्ट बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर, ओपेसिटी। ओपेसिटी बहुत इजी वर्ड है, आपको पता है यहाँ पर ऑपेक्स से निकला है। द क्वालिटी ऑफ बीइंग इम्पॉसिबल टू थ्रू और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, बिल्कुल कह लें कि गैर वाज़ेह, जिसको अंडरस्टैंड ना किया जा सके। ऑब्सक्योरिटी या क्लाउडीनेस बोल सकते हैं, ऑपोजिट क्या बनेगा, क्लैरिटी या ट्रांसपेरेंसी, आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड अगर आपको नजर आए तो मैंडिकेंट। मैंडिकेंट मीन्स होता है बेसिकली बैगर को बोला जाता है, फकीर को या गदागर को बोल सकते हैं आप यहाँ पर। मेंबर ऑफ रिलीजियस ऑर्डर लिविंग ऑन चैरिटी। ठीक है, बैगर या पॉपर, ऑपोजिट क्या बनेगा, बेनिफैक्टर या वेल्दी पर्सन। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इनको आपने लाजमी नोट करना है। तो ये मैंडिकेंट वर्ड था जिसको आपने लाजमी नोट करना है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन का मतलब होता है वहम, ख्याल। ठीक है, इमेजिनेशन के ऊपर जो बेस करता है। सीइंग, हेयरिंग और सेंसिंग समथिंग दैट इज नॉट एक्चुअली प्रेजेंट। ठीक है, इल्यूजन या डेल्यूजन बोल सकते हैं, वहम, गुमान। ऑपोजिट क्या बनेगा, रियलिटी या परसेप्शन, आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड लास्ट हमारे पास वर्ड क्या रहेगा यहाँ पर, फेरल। फेरल मीन्स क्या होता है, एग्जिस्टेंट इन अ वाइल्ड स्टेट आफ्टर एस्केपिंग डोमेस्टिफिकेशन या सेवेज, आप बोल सकते हैं यहाँ पर जंगली या वहशी को बोल सकते हैं यहाँ पर। वाइल्ड या अनटेम्ड, ऑपोजिट अनटेम्ड सॉरी, ऑपोजिट क्या बनेगा, डोमेस्टिकेटेड या टेम, इसको आप बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट वर्ड हमारे पास करेंगे यहाँ पर सिनोनिमस। सिनोनिमस बहुत इजी वर्ड है, सिनोनिम से निकला है बेसिकली। हैविंग द सेम मीनिंग को बोला था, नियरली द सेम मीनिंग आर क्लोजली एसोसिएटेड। इक्वेलेंट बोल सकते हैं या आइडेंटिकल।
आइडेंटिकल बोल सकते हैं, उल्टा क्या बनेगा, डिफरेंट या अनरिलेटेड। तो आई होप आपने लेक्चर को अंडरस्टैंड किया होगा एंड थैंक यू सो मच।